हेलो लव यू, कैसे हैं आप सर? बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग बढ़िया से कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, किस लिए यूज होता है, और इसके कॉन्सेप्ट के बाद हम इस पे न्यूमेरिकल भी आपको करवा देंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। तो कॉपी पेन निकालें और नोट लगाएं, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, सर ये नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है। व्हीट का स्टोन नहीं, व्हीट का स्टोन नहीं, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। हेडिंग लगाएं, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? देखिए बच्चों, एक क्वाड्रेटिक अरेंजमेंट है, क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट है रेसिस्टर का। एक रेसिस्टर ऐसे, एक रेसिस्टर ऐसे, एक रेसिस्टर ऐसे, एक रेसिस्टर ऐसे, है ना? ये एक क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट है। मैं इसको नाम दे देता हूं A B C D। ठीक है, और इसको अगर मैं कनेक्ट करूं एक एक्सटर्नल पोटेंशियल से, इसको अगर मैं कनेक्ट करूं एक एक्सटर्नल पोटेंशियल से, यहां पे मैं की भी लगा दूं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसका पोटेंशियल मान लीजिए V है, इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए है R1, इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए R2, इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए R3, इसका रेसिस्टेंस मान लीजिए R4। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में होगा ये कि जो R1 अपॉन R2 है उसका रेशो R3 अपॉन R4 के बराबर आता है। और एक्चुअली में ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं, इसको कहें हम बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, यहां पे R1 अपॉन R2 का रेशो R3 अपॉन R4 के रेशो के बराबर आता है। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज इसको इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो फिफ्थ रेसिस्टर लगाया जाएगा, जैसे मैं कह रहा हूं R5, इसमें कोई करंट फ्लो ना करे, इसमें कोई करंट फ्लो ना करे। R5 में कोई करंट फ्लो ना करे, नो करंट फ्लो। तो करंट फ्लो कब नहीं करेगा? जब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होगा। मतलब मैं कहूं VB इज इक्वल्स टू VD, या ये कहूं VB माइनस VD इज इक्वल्स टू 0। किसी भी टर्मिनल पे करंट कब नहीं फ्लो करेगा? करंट तब नहीं फ्लो करेगा बेटा जब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस हो ही ना। क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं कि करंट फ्लो होने का सिर्फ एक ही रीजन है, पोटेंशियल डिफरेंस होना। तो जब इस टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं नल पॉइंट डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन। हम इसको नल डिफ्लेक्शन पे सेट करते हैं। मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज इस तरीके का एक अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास अगर 4 में से कोई भी 3 नोन रेसिस्टेंस हो, जिनकी रेसिस्टिविटी, जिनका रेसिस्टेंस हमें पता हो, तो हम इस एक फॉर्मूले की हेल्प से चौथे रेसिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें इस फिफ्थ वाले को
नो करंट फ्लो या नल डिफ्लेक्शन पे सेट करना पड़ेगा। इसको हमें ऐसा अरेंज करना पड़ेगा कि इस फिफ्थ वाले रेसिस्टेंस पे कोई करंट फ्लो ना करे। एक्चुअली में डायग्राम में यहाँ पे लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जीरो दिखाए, कोई डिफ्लेक्शन ना दिखाए। अगर वहाँ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है इसका मतलब ये है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज अभी बैलेंस नहीं है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगाया है उसमें डिफ्लेक्शन जीरो देखना पड़ती है। तो फिलहाल हम अभी रेसिस्टेंस से ही काम चलाते हैं कि यहाँ पे रेसिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो ये आता किस काम में है, जैसे कि मैंने बताया, इट इज यूज्ड टू फाइंड रेसिस्टेंस of an unknown resistor with the help of three known resistor। तीन किसी भी, अब इनमें से कोई भी तीन हमें दे दिया जाएगा रेसिस्टर, तो हम इसकी मदद से फोर्थ रेसिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, और आप इसे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहें तो ज्यादा बढ़िया है। यहां पे ये बात जरूर आप ध्यान रखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां पे इस R5 पे कोई करंट फ्लो नहीं करता। दैट मीन्स VB इजिकल्स टू VD होगा, या ये कहें इन दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो होगा। ठीक है, तो पॉज करें भाई, पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। ओके, अब यहां पे नोट करने वाली एक और बात है कि इफ R5 इज रिमूव्ड, अगर मैं R5 हटा दूं, R5 अगर मैं हटा दूं तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा R1 एंड R3 आर इन सीरीज। देखिए सर, अगर मैं यहां से R5 हटा दूं तो R1 और R3 आपको सीरीज में लगेगा, और इसी तरह से R2 एंड R4 आर इन सीरीज, और इसी तरीके से R2 और R4 भी आपको सीरीज में लगेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपका करंट फ्लो होगा यहां से I, ठीक है, I करंट फ्लो होगा। जब भी I करंट यहां पहुंचेगा तो ये अपने आप को डिवाइड करेगा। मान लीजिए मैंने इसको कहा यहां जाने वाला करंट है I1 और यहां जाने वाला करंट है I2। ठीक है, अब ये I1 करंट आगे बढ़ा, अब यहां पे जाने के बाद फिर ये करंट यहां पे अपने आप को डिवाइड करता, यहां और यहां अपने आप को ये डिवाइड करता। लेकिन यहां जाने वाला करंट क्योंकि जीरो है, यहां पर कोई करंट नहीं भेज रहा है, तो ये I1 का पूरा I1 यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरीके से ये I2 है, I2 यहां जा रहा है, अब I2 यहां जा रहा है, यहां से जीरो आ रहा है, तो जीरो और I2 मिलके क्या होगा I2, तो यहां कुल मिला के I2 ही यहां पे बढ़ेगा। यहां से I1 आ रहा है, यहां से I2 आ रहा है, ये दोनों जुड़ के वापस I बना लेंगे। I करंट गया और I करंट वापस आ गया, करंट का सर्कुलेशन कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने क्या माना, हमने माना यहाँ पे जाने वाला करंट जीरो है, तभी ये सेटअप काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा R1/R2 R3/R4 के बराबर है अगर ऐसे अरेंज करते तो नहीं नहीं नहीं, ये तभी पॉसिबल है जब हम R5 में जीरो करंट भेजें या दोनों के इस टर्मिनल का पोटेंशियल सेम कर दें। ठीक है, तो इतनी बातें नोट करें, फिर हम इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कहां से आया। पॉज कर लें। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम देते हैं सबूत देते हैं आपको, और हम आपकी बार डायग्राम में लगा देंगे। चलिए, गैल्वेनोमीटर क्या होता है सर? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है बेटा जो करंट मेजर करती है। सर करंट तो एमीटर मेजर करता था, बिल्कुल सही कहा आपने, करंट एमीटर मेजर करता था, लेकिन एमीटर और गैल्वेनोमीटर में फर्क है सेंसिटिविटी का।
गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़े से करंट को भी मेजर करके बता देगा आपको, जबकि एमीटर इतना सेंसिटिव नहीं होता। 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर का करंट शायद एमीटर आपको दिखाई भी ना, 0.1 0.2 इतना छोटा करंट वो शो नहीं करता, जबकि गैल्वेनोमीटर उसे शो कर देगा। तो हमारे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट पे हमें थोड़ा सा भी करंट अगर ऑब्जर्व करना है तो हमें वहां पे एमीटर नहीं गैल्वेनोमीटर लगाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी खास बात यह है कि आपके घरों में गैल्वेनोमीटर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके घरों में थोड़ा करंट नहीं, अच्छा खासा करंट आता है, अबाउट 15 एम्पेयर से 25 एम्पेयर तक का। तो वहां पे अगर आपने गैल्वेनोमीटर लगाया तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी के बाहर है वो, ठीक। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है और यहाँ पे मैं आपके पास लगा देता हूँ गैल्वेनोमीटर। समझना बेटा, गैल्वेनोमीटर भी एक तरीके का रेसिस्टेंस देगा, ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ समझिए, यहाँ से करंट निकलेगा I और यहाँ करंट चला जाएगा I1 और यहाँ करंट चला जाएगा I2, ठीक है। ये I करंट आया, यहाँ पे आएगा, यहाँ I1 और यहाँ I2, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ जाएगा, I1 करंट इस तरफ मान लो करंट जाएगा IG करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। सर ये तो 0 होता था, हाँ 0 उसको कर देंगे आगे। तो अगर I1 से IG इधर चला गया तो मैं इसे क्या बोलूं? सर I1 माइनस IG बोल दीजिए इसे। समझिए, यहां से जब I1 आ रहा है, अब यहाँ फिर इसके पास 2 रास्ते हैं, ये इधर जाए ये इधर जाए। अगर यहाँ IG चला गया तो यहाँ I1 माइनस IG जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। और ये यहाँ से आ रहा है I2, ये I2 और यहाँ से IG आ रहा है, दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा I2 प्लस IG। और यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करें, क्योंकि ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, दोनों आने वाले करंट ऐड हो जाएंगे। तो I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG क्या हो जाएगा? IG से IG कैंसिल, तो I1 प्लस I2 और I1 प्लस I2 ही तो I था। तो यहाँ पे कुल मिला के देखो, वैसे भी I करंट वापस आ गया, ठीक है। और ये होना भी चाहिए, जो करंट फ्लो हुआ था वो करंट वापस लौट के भी आना चाहिए, ठीक है भाई? हाँ सर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे साथ ओम्स लॉ लगाएं आप। इस टर्मिनल का नाम मैंने दिया A, इस टर्मिनल का नाम मैंने दिया B, इस टर्मिनल का नाम दिया C और इसको मैंने दे दिया D, ठीक है। तो फॉर A B, अगर मैं A B पे देखूं तो भाई करंट हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाता है। हमने ओम्स लॉ में पढ़ा डेल V इक्वल्स टू IR, ठीक है। डेल V क्या होगा? VA माइनस VB, VA माइनस VB, सही है ना? ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है करंट, हाँ सर। और इस पे आई जाने वाला कितना है? I1 और रेसिस्टेंस कितना है? R1। तो इस इक्वेशन को यही बना के छोड़ दें, ठीक। फिर अपन लिखेंगे फॉर, कहां से कहां तक ले लें? फॉर BC ले लेते हैं, फॉर BC। अब आपका VB माइनस VC हो जाएगा, VB माइनस VC इक्वल्स टू IR। अब इसका I कितना है? इसमें कितना करंट जा रहा है? I1 माइनस IG और इसका रेसिस्टेंस है R3। बट IG की वैल्यू तो 0 है, तो यहां पे अगर मैं 0 कर दूं तो VB माइनस VC इजिकल्स टू I1 R3। इक्वेशन 2 दिख रहा है? ज्यादा नीचे तो नहीं हो गया? हाँ सर, बच गए, बस जरा सा बचे, ठीक दिख रहा है। अब हम ले लेते हैं AD में, फॉर AD, फॉर AD है। AD में अगर हम देखें तो फॉर AD, तो AD में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका VA माइनस VD
इज इक्वल्स टू आई आर, इसमें जाने वाला आई कितना है बेटा I2, और आर कितना है R2, इसको बोलते हैं इक्वेशन थर्ड। इसी तरीके से अगर मैं DC लूं, फॉर DC, तो ये हो जाएगा आपका VD माइनस VC इज इक्वल्स टू, इस पे जाने वाला करंट कितना है I2 प्लस IG, और रेसिस्टेंस कितना है R4। अब यहां भी वही कंडीशन है भाई, IG तो यहां भी 0 होगा, तो ये हो जाएगा VD माइनस VC इज इक्वल्स टू I2 R4। ठीक है, इक्वेशन फोर्थ। ठीक है भाई, अब यहां आपको एक बात और समझनी है कि हमने इसको सेट किया था बैलेंस्ड करके। बैलेंस्ड का मतलब IG 0 आया, और IG 0 कब आया, जब VB और VD का पोटेंशियल सेम, या VB माइनस VD 0 हो, एक ही बात है। तो यहां पे हम VB और VD को, V इक्वल्स टू VD को हम मान लो V डैश कह देते हैं। मान लो हम लोग VB VD इक्वल, हम इसको क्या कह देते हैं V डैश। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूं कि VA को VA रहने देता हूं और VB को लिख देता हूं V डैश I1 R1, इसको कह रहा हूं इक्वेशन 1। थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं, या पहले से ही आप V डैश लिख देते कोई दिक्कत नहीं थी। VB को यहां पे मैंने लिखा V डैश, VC इक्वल्स टू I1 R3, इसको कह रहा हूं इक्वेशन 2। ठीक है भाई, इसी तरीके से VD को भी मैं V डैश लिख सकता हूं, VA माइनस V डैश इक्वल्स टू I2 R2, इसको कह दूं थर्ड। इसी तरह यहां पे V डैश माइनस VC इक्वल्स टू I2 R4, इसको कह दूं इक्वेशन फोर्थ। ठीक है भाई, अब यहां ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए, अच्छे से समझिए कि यहां पे VA माइनस V डैश I1 R1 है, यहां VA माइनस V डैश I2 R2 है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड RHS भी सेम हो जाएंगे। जब LHS सेम है तो मतलब मैं यहाँ पे I1 R1 को I2 R2 के इक्वल कह सकता हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि ये VA माइनस VD है, ये भी VA माइनस VD है, मतलब ये इसके इक्वल। बिल्कुल, तो अगर मैं यहाँ से R1 अपॉन R2 करूँ तो क्या ये I2 अपॉन I1 आएगा, R1 अपॉन R2, I2 अपॉन I1। ठीक है सर, इसको बोल दो इक्वेशन 5। इसके बाद देखो V डैश माइनस VC इसके बराबर है, V डैश माइनस VC इसके बराबर है, यहां भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो RHS भी इक्वल, सेम टू सेम। बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो ये क्या हो जाएगा आपका I1 R3 इक्वल्स टू I2 R4। सिमिलरली अगर मैं I3 अपॉन R4 करता हूं तो ये I2 अपॉन I1 हो जाएगा, इक्वेशन 5 तो लिख दी है सर 6। अब यहां देखिए I2 अपॉन I1 ये है और यहां I2 अपॉन I1 ये भी है, तो फिर मैं अगर इन दोनों इक्वेशनों को लूं बाय इक्वेशन 5 एंड 6, बाय इक्वेशन 5 एंड 6, तो क्या मैं कह सकता हूं R1 अपॉन R2 इक्वल होगा R3 अपॉन R4 के। हाँ, और यही है व्हीटस्टोन का फॉर्मूला कि किसी भी तीन नोन रेसिस्टेंस की हेल्प से एक अननोन रेसिस्टेंस हम पता कर सकते हैं। क्या करेंगे, R1 अपॉन R2, देखो इसके अपॉन में ये इक्वल्स टू इसके अपॉन में ये, देखो R1 R2 कुछ भी हो सकता है, किसी ने R1 R2 R3 R4 लिखा हो,
R1 R2 R3 R4, तो वो R1 अपॉन R4 बोलेगा और R2 अपॉन R3। समझना मेरी बात, ये रट के मत चले जाना, चले तेरे बुद्धू नहीं है हम, थोड़े से तो हो मतलब रट के नहीं जाना बेटा। R1 R2 R3 R4, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, दैट। ठीक है भाई, पॉज करें, नोट करें, पॉज कर ले, नोट कर लें, पॉज कर ले, नोट कर लें। हाँ सर, पॉज करके नोट हो चुका है। अब आप आगे का बताइए। तो आगे का ये है कि कहीं ऐसा हो कि बीच वाला फिफ्थ रेसिस्टर अगर बैलेंस्ड है तो हम वहां पे व्हीटस्टोन का कॉन्सेप्ट लगा के न्यूमेरिकल को डिस्क्याउ कर सकते हैं। डिस्क्याउ, हाँ सर, डिस्क्याउ। जैसे एक न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, सर कंप्यूटर नहीं लैपटॉप है लो भाई, मायूस ना हो, मायूस ना हो, जिंदगी में तस्वीर बदलती रहती है ना। कामयाबी के चेहरे वही होते हैं, बस तकदीर बदलती रहती है। कुछ समझ में आया? समझ में तो मुझे भी नहीं आया। खैर, हर बात समझ में आए जरूरी नहीं। ठीक है भाई, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, सॉरी 4 ओम, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम। ठीक, और यहाँ पे जिंग मान लीजिए 3 ओम, और ये मैंने B और ये मैंने A कर दिया। ठीक है, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं फाइंड R इक्विवेलेंट, फाइंड R इक्विवेलेंट, फाइंड R इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए भाई, यहाँ पे R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4 कैसा है? R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, मतलब R1 है 2, ये है 1, ये है 4, ये है 2, तो 2 1 2, 2 2 4, मतलब ये तो हो गया बैलेंस्ड, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन का मतलब ये है कि इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, और अगर मैं इसमें कोई करंट नहीं भेजूंगा तो इसको अगर मैं हटा दूं, क्योंकि ये नल पॉइंट पे सेट है, तो इन दोनों का कनेक्शन कैसा है? इन दोनों का कनेक्शन है सर 2 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज, ये सीरीज में है सर। तो इसका मैं आर नेट निकालूं तो कैसा निकलेगा सर? सीधा सीधा R1 प्लस R2, तो R1 कितना है? 2 प्लस 4, योर आंसर इज 6 ओम। किसके लिए? इन दोनों के लिए। सर इसको हटा क्यों दिया? क्योंकि इस पर कोई करंट नहीं जा रहा बेटा, इसके रेसिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं तो तुम इसको जरूर सॉल्व करने लग जाते, यह जरूर सॉल्व करने लग जाते। इसलिए कुछ क्वेश्चन हमें इसके भी दिमाग में रखना है। फॉर 1 ओम एंड 2 ओम, ये भी जो है ये भी सीरीज में है, आर इन सीरीज, ये भी सीरीज में है, मतलब इसका भी आर नेट अगर मैं निकालूं तो कैसा निकलेगा? 1 प्लस 2, 1 और 2 ये दोनों भी कैसे हैं? ये दोनों भी हैं आपके सीरीज में, तो इसका रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा? 3 ओम आर नेट। मैंने इन दोनों को सॉल्व करा, एक रिजल्टेंट निकाला, इन दोनों को सॉल्व करा, एक रिजल्टेंट निकाला। चलो इसको अपन आर डैश और इसको अपन आर डबल डैश कह देते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों को हटाइए, एक ही रेसिस्टर लगाइए 6 ओम का, इन दोनों को हटाइए, एक ही रेसिस्टर लगाइए 3 ओम का,
और ये आपका टर्मिनल ए और बी रहा। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे पैरेलल। आप लिखेंगे r डैश एंड r डबल डैश आर इन पैरेलल। इट्स पैरेलल। तो 1 अपॉन या सीधा सीधा आर नेट का फॉर्मूला आप यूज करेंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3। तो 6 3 ज़ा 18 और 6 प्लस 3 9, 2 ज़ा योर आंसर इज 2 ओम। तो अगर इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकाला जाए तो वो है 2 ओम। यहाँ पे इस बीच के 3 ओम का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई करंट गया ही नहीं। तो यहाँ चाहे 3 का लगाओ या 30 का, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस्ड फॉर्म में है। ओह, ऐसा भी हो सकता है सर? बिल्कुल। तो जब आपको अगर फॉर्म आए तो थोड़ा सा देख लेना, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बैलेंस्ड है? अगर है तो इस बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसको आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको देखें, पॉज करें। हाँ सर, अब कुछ फीलिंग आई है, शायद कुछ ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट हम खत्म हो रहा है आपका। ठीक है, तो पुराना रिवाइज करें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।